वेलकम टू माय चैनल ब्लाइंड टीचिंग। भारत का इतिहास, भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन हिंदी। भारत का इतिहास कई हजार वर्ष पुराना माना जाता है। 65,000 साल पहले आधुनिक मनुष्य या होमो सैपियंस अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचे थे, जहां वे पहले विकसित हुए थे। 2-3-4 सबसे पुराना ज्ञात आधुनिक मानव आज से लगभग 30,000 वर्ष पहले दक्षिण एशिया में रहता है। 5-6500 ईसा पूर्व के बाद खाद्य फसलों और जानवरों के वर्चस्व के लिए सबूत, स्थायी संरचनाओं का निर्माण और कृषि अधिशेष का भंडारण मेहरगढ़ और अब बलूचिस्तान के अन्य स्थलों में दिखाई दिया। 6 ये धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित हुए। दक्षिण एशिया में पहली शहरी संस्कृति, जो अब पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में 2500-1900 ई.पू. के दौरान पनपी। मेहरगढ़ पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है, जहां नवपाषाण युग 7000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बहुत से अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका आरंभ काल लगभग 3300 ईसा पूर्व से माना जाता है, 7 प्राचीन मिस्र और सुमेर सभ्यता के साथ विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में से एक है। इस सभ्यता की लिपि अब तक सफलतापूर्वक पढ़ी नहीं जा सकी है। सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान पाकिस्तान और उससे सटे भारतीय प्रदेशों में फैली थी। पुरातत्व प्रमाणों के आधार पर 1900 ईसा पूर्व के आसपास इस सभ्यता का अकस्मात पतन हो गया। 19वीं शताब्दी के पाश्चात्य विद्वानों के प्रचलित दृष्टिकोणों के अनुसार आर्यों का एक वर्ग भारतीय उपमहाद्वीप की सीमाओं पर 2000 ईसा पूर्व के आसपास पहुंचा और पहले पंजाब में बस गया और यहीं ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना की गई। आर्यों द्वारा उत्तर तथा मध्य भारत में एक विकसित सभ्यता का निर्माण किया गया, जिसे वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक सभ्यता सबसे प्रारंभिक सभ्यता है, जिसका संबंध आर्यों के आगमन से है। इसका नामकरण आर्यों के प्रारंभिक साहित्य वेदों के नाम पर किया गया है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और धर्म वैदिक धर्म या सनातन धर्म के नाम से प्रसिद्ध था। बाद में विदेशी आक्रांताओं द्वारा इस धर्म का नाम हिंदू पड़ा। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तटीय क्षेत्र, जिसमें आधुनिक भारत के पंजाब, भारत और हरियाणा राज्य आते हैं, में विकसित हुई। आमतौर पर अधिकतर विद्वान वैदिक सभ्यता का काल 2000 ईसा पूर्व से 600 बीसी के बीच में मानते हैं, परंतु नए पुरातत्व उत्खननों से मिले अवशेषों में वैदिक सभ्यता से संबंधित कई अवशेष मिले हैं, जिससे कुछ आधुनिक विद्वान यह मानने लगे हैं कि वैदिक सभ्यता भारत में ही शुरू हुई थी। आर्य भारतीय मूल के ही थे और ऋग्वेद का रचना काल 3000 ईसा पूर्व रहा होगा, क्योंकि आर्यों के भारत में आने का न तो कोई पुरातत्व उत्खननों पर आधारित प्रमाण मिला है और न ही डीएनए अनुसंधानों से कोई प्रमाण मिला है। हाल ही में भारतीय पुरातत्व परिषद द्वारा की गई सरस्वती नदी की खोज से वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और आर्यों के बारे में एक नया दृष्टिकोण सामने आया है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम दिया है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की 2600 बस्तियों में से वर्तमान पाकिस्तान में सिंधु तट पर मात्र 265 बस्तियां थीं, जबकि शेष अधिकांश बस्तियां सरस्वती नदी के तट पर मिलती हैं। सरस्वती एक विशाल नदी थी, पहाड़ों को तोड़ती हुई निकलती थी और मैदानों से होती हुई समुद्र में जाकर विलीन हो जाती थी। इसका वर्णन ऋग्वेद में बार बार आता है। यह आज से 4000 साल पूर्व भूगर्भीय बदलाव की वजह से सूख गई थी। ईसा पूर्व 7वीं और शुरुआती 6ठी शताब्दी सदी में जैन और बौद्ध धर्म संप्रदाय लोकप्रिय हुए। अशोक ईसा पूर्व 265-241। इस काल का एक महत्वपूर्ण राजा था, जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान से मणिपुर तक और तक्षशिला से कर्नाटक तक फैल गया था, पर वो संपूर्ण दक्षिण तक नहीं जा सका। दक्षिण में चोल सबसे शक्तिशाली निकले। संगम साहित्य की शुरुआत भी दक्षिण में इसी समय हुई। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल में ईसा पूर्व 7वीं और शुरुआती 6वीं शताब्दी के दौरान 16 बड़ी शक्तियां महाजनपद विद्यमान थे। अति महत्वपूर्ण गणराज्यों में कपिलवस्तु के शाक्य और वैशाली के लिच्छवी गणराज्य थे। गणराज्यों के अलावा राजतंत्रीय राज्य भी थे, जिनमें से कौशाम्बी, वत्स, मगध, कौशल, कुरु,
पांचाल, चेदी और अवंती महत्वपूर्ण थे। इन राज्यों का शासन ऐसे शक्तिशाली व्यक्तियों के पास था, जिन्होंने राज्य विस्तार और पड़ोसी राज्यों को अपने में मिलाने की नीति अपना रखी थी। तथापि गणराज्यात्मक राज्यों के तब भी स्पष्ट संकेत थे जब राजाओं के अधीन राज्यों का विस्तार हो रहा था। इसके बाद भारत छोटे छोटे साम्राज्यों में बंट गया। 8वीं सदी में सिंध पर अरबों का अधिकार हो गया। यह इस्लाम का प्रवेश माना जाता है। 12वीं सदी के अंत तक दिल्ली की गद्दी पर तुर्क दासों का शासन आ गया, जिन्होंने अगले कई सालों तक राज किया। दक्षिण में हिंदू विजयनगर और गोलकुंडा के राज्य थे। 1556 में विजयनगर का पतन हो गया। सन 1526 में मध्य एशिया से निर्वासित राजकुमार बाबर ने काबुल में पनाह ली और भारत पर आक्रमण किया। उसने मुगल वंश की स्थापना की, जो अगले 300 वर्षों तक चला। इसी समय दक्षिण पूर्वी तट से पुर्तगाल का समुद्री व्यापार शुरू हो गया था। बाबर का पोता अकबर धार्मिक सहिष्णुता के लिए विख्यात हुआ। उसने हिंदुओं पर से जजिया कर हटा लिया। 1659 में औरंगजेब ने इसे फिर से लागू कर दिया। औरंगजेब ने कश्मीर में तथा अन्य स्थानों पर हिंदुओं को बलात् मुसलमान बनवाया। उसी समय केंद्रीय और दक्षिण भारत में शिवाजी के नेतृत्व में मराठे शक्तिशाली हो रहे थे। औरंगजेब ने दक्षिण की ओर ध्यान लगाया तो उत्तर में सिखों का उदय हो गया। औरंगजेब के मरते ही 1707 मुगल साम्राज्य बिखर गया। अंग्रेजों ने डचों, पुर्तगालियों तथा फ्रांसीसियों को भगाकर भारत पर व्यापार का अधिकार सुनिश्चित किया और 1857 के एक विद्रोह को कुचलने के बाद सत्ता पर काबिज हो गए। भारत को आज़ादी 1947 में मिली, जिसमें महात्मा गांधी के अहिंसा आधारित आंदोलन का योगदान महत्वपूर्ण था। 1947 के बाद से भारत में गणतांत्रिक शासन लागू है। आज़ादी के समय ही भारत का विभाजन हुआ, जिससे पाकिस्तान का जन्म हुआ और दोनों देशों में कश्मीर सहित अन्य मुद्दों पर तनाव बना हुआ है। स्रोत: प्राचीन भारत का इतिहास। सामान्यतः विद्वान भारतीय इतिहास को एक संपन्न पर अर्धलिखित इतिहास बताते हैं, पर भारतीय इतिहास के कई स्रोत हैं। सिंधु घाटी की लिपि, अशोक के शिलालेख, हेरोडोट्स, फाहियान, हवेनसांग, संगम साहित्य, मार्को पोलो, संस्कृत लेखकों आदि से प्राचीन भारत का इतिहास प्राप्त होता है। मध्यकाल में अल-बेरूनी और उसके बाद दिल्ली सल्तनत के राजाओं की जीवनी भी महत्वपूर्ण है। बाबरनामा, आइन-ए-अकबरी आदि जीवनियां हमें उत्तर मध्यकाल के बारे में बताती हैं। प्रागैतिहासिक काल 3300 ईसा पूर्व तक। भीमबेटका के शैल चित्र 30,000 वर्ष पुराने। भारत में मानव जीवन का प्राचीनतम प्रमाण 100,000 से 80,000 वर्ष पूर्व का है। पाषाण युग। भीमबेटका, मध्य प्रदेश के चट्टानों पर चित्रों का कालक्रम 40,000 ईपू से 9,000 ईपू माना जाता है। प्रथम स्थायी बस्तियां ने 9,000 वर्ष पूर्व स्वरूप लिया। उत्तर पश्चिम में सिंधु घाटी सभ्यता 7,000 ईपू विकसित हुई, जो 26वीं शताब्दी ईसा पूर्व और 20वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य अपने चरम पर थी। वैदिक सभ्यता का कालक्रम भी ज्योतिष के विश्लेषण से 4,000 ईपू तक जाता है। वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व। भारत को एक सनातन राष्ट्र माना जाता है क्योंकि यह मानव सभ्यता का पहला राष्ट्र था। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में भारत राष्ट्र की स्थापना का वर्णन आता है। भारतीय दर्शन के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति के पश्चात ब्रह्मा के मानस पुत्र स्वयंभू मनु ने व्यवस्था संभाली। इनके 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद थे। उत्तानपाद भक्त ध्रुव के पिता थे। इन्हीं प्रियव्रत के 10 पुत्र थे। 3 पुत्र बाल्यकाल से ही विरक्त थे। इस कारण प्रियव्रत ने पृथ्वी को 7 भागों में विभक्त कर एक भाग प्रत्येक पुत्र को सौंप दिया। इन्हीं में से एक थे आग्नेय, जिन्हें जम्बूद्वीप का शासन कार्य सौंपा गया। वृद्धावस्था में आग्नेय ने अपने 9 पुत्रों को जम्बूद्वीप के विभिन्न 9 स्थानों का शासन दायित्व सौंपा। इन 9 पुत्रों में सबसे बड़े थे नाभि, जिन्हें हिमवर्ष का भूभाग मिला। इन्होंने हिमवर्ष को स्वयं के नाम अजनाब से जोड़कर अजनाभवर्ष प्रचारित किया। यह हिमवर्ष या अजनाभवर्ष ही प्राचीन भारत देश था। राजा नाभि के पुत्र थे ऋषभ। ऋषभदेव के 100 पुत्रों में भरत ज्येष्ठ एवं सबसे गुणवान थे। ऋषभदेव ने वानप्रस्थ लेने पर उन्हें राजपाट सौंप दिया।
पहले भारतवर्ष का नाम ऋषभदेव के पिता नाभिराज के नाम पर अजनाभवर्ष प्रसिद्ध था। भरत के नाम से ही लोग अजनाब खंड को भारतवर्ष कहने लगे। दूसरा नगरीकरण 600 ईसा पूर्व 200 ईसा पूर्व। 16 महाजनपद। मुख्य लेख प्राचीन भारत। 1000 ईसा पूर्व के पश्चात 16 महाजनपद उत्तर भारत में मिलते हैं। 500 एडी पूर्व के बाद कई स्वतंत्र राज्य बन गए। उत्तर में मौर्य वंश, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक सम्मिलित थे, ने भारत के सांस्कृतिक पटल पर उल्लेखनीय छाप छोड़ी। 180 एडी के आरंभ से मध्य एशिया से कई आक्रमण हुए, जिनके परिणामस्वरूप उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप में इंडो ग्रीक, इंडो स्किथियन, इंडो पार्थियन और अंततः कुषाण राजवंश स्थापित हुए। तीसरी शताब्दी के आगे का समय, जब भारत पर गुप्त वंश का शासन था, भारत का स्वर्णिम काल कहलाया। दक्षिण भारत में भिन्न भिन्न समयकाल में कई राजवंश चालुक्य, चेर, चोल, कदम, पल्लव तथा पांड्य चले। विज्ञान, कला, साहित्य, गणित, खगोल शास्त्र, प्राचीन प्रौद्योगिकी, धर्म तथा दर्शन इन्हीं राजाओं के शासनकाल में फले फूले। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत 200 ईसा पूर्व 1200 ईस्वी। मुख्य लेख मध्यकालीन भारत। 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत पर इस्लामी आक्रमणों के पश्चात उत्तरी व केंद्रीय भारत का अधिकांश भाग दिल्ली सल्तनत के शासनाधीन हो गया और बाद में अधिकांश उपमहाद्वीप मुगल वंश के अधीन। दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य शक्तिशाली निकला। हालांकि विशेषतः तुलनात्मक रूप से संरक्षित दक्षिण में अनेक राज्य शेष रहे अथवा अस्तित्व में आए। प्रारंभिक आधुनिक भारत 1526-1858 ईस्वी। भारत में उपनिवेश और ब्रिटिश राज। ब्रितानी भारत 1860 ई। 17वीं शताब्दी के मध्यकाल में पुर्तगाल, डच, फ्रांस, ब्रिटेन सहित अनेकों यूरोपीय देशों, जो कि भारत से व्यापार करने के इच्छुक थे, उन्होंने देश में स्थापित शासित प्रदेश, जो कि आपस में युद्ध करने में व्यस्त थे, का लाभ प्राप्त किया। अंग्रेज दूसरे देशों से व्यापार के इच्छुक लोगों को रोकने में सफल रहे और 1840 तक लगभग संपूर्ण देश पर शासन करने में सफल हुए। 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध असफल विद्रोह, जो कि भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम से जाना जाता है, के बाद भारत का अधिकांश भाग सीधे अंग्रेजी शासन के प्रशासनिक नियंत्रण में आ गया। आधुनिक और स्वतंत्र भारत 1850 ईस्वी के बाद भारत की स्वतंत्रता और विभाजन साथ साथ। मुख्य लेख आधुनिक भारत और स्वतंत्रता के बाद भारत का संक्षिप्त इतिहास। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेजी शासन से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष चला। इस संघर्ष के परिणामस्वरूप 15 अगस्त 1947 को सफल हुआ, जब भारत ने अंग्रेजी शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की, मगर देश को विभाजन कर दिया गया। तदुपरांत 26 जनवरी 1985 को भारत एक गणराज्य बना। सिंधु घाटी सभ्यता पूर्व हड़प्पा काल 3300-2500 ईसा पूर्व परिपक्व काल 2600-1900 उत्तरार्ध हड़प्पा काल 1900-1300 ईसा पूर्व विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है, जो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, जो आज तक उत्तर पूर्व अफगानिस्तान, 3 शुरुआती कालक्रमों में से एक थी और इन 3 में से सबसे व्यापक तथा सबसे चर्चित। सम्मानित पत्रिका नेचर में प्रकाशित शोध के अनुसार यह सभ्यता कम से कम 8000 वर्ष पुरानी है। यह हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। इसका विकास सिंधु और घर्घर हकड़ा प्राचीन सरस्वती के किनारे हुआ। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी इसके प्रमुख केंद्र थे। दिसंबर 2014 में भिरड़ाना को सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का खोजा गया सबसे प्राचीन नगर माना गया है। ब्रिटिश काल में हुई खुदाइयों के आधार पर पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकारों का अनुमान है कि यह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और ये शहर अनेक बार बसे और उजड़े हैं।
7वीं शताब्दी में पहली बार जब लोगों ने पंजाब प्रांत में ईंटों के लिए मिट्टी की खुदाई की तब उन्हें वहां से बनी बनाई ईंटें मिली जिसे लोगों ने भगवान का चमत्कार माना और उनका उपयोग घर बनाने में किया। उसके बाद 1826 में चार्ल्स मैसन ने पहली बार इस पुरानी सभ्यता को खोजा। कनिंघम ने 1856 में इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया। 1856 में कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान बर्टन बंधुओं द्वारा हड़प्पा स्थल की सूचना सरकार को दी। इसी क्रम में 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा जॉन मार्शल को भारतीय पुरातात्विक विभाग का महानिदेशक बनाया गया। फ्लीट ने इस पुरानी सभ्यता के बारे में एक लेख लिखा। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया व राखलदास बैनर्जी को मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता माना गया। यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। प्रथम बार नगरों के उदय के कारण इसे प्रथम नगरीकरण भी कहा जाता है। प्रथम बार कांस्य के प्रयोग के कारण इसे कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा सका है जिसमें से 925 केंद्र भारत में है। 80% स्थल सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास है। अभी तक कुल खोजों में से 3% स्थलों का ही उत्खनन हो पाया है। नामोत्पत्ति। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। सिंधु इंड नदी के किनारे बसने वाली सभ्यता थी और अपनी भौगोलिक उच्चारण की भिन्नताओं की वजहों से इस इंड्स को सिंधु कहने लगे। आगे चलकर इसी से यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए हिंदू उच्चारण का जन्म हुआ। एक हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से इस सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। 2 अतः विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया क्योंकि यह क्षेत्र सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आते हैं, पर बाद में रोपड़, लोथल, कालीबंगा, बनावली, रंगपुर आदि क्षेत्रों में भी इस सभ्यता के अवशेष मिले जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र से बाहर थे। अतः कई इतिहासकार इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम देना अधिक उचित समझा गया जबकि हकीकत में इस नदी का नाम इंदुस है। इंडियन पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल ने 1924 में इंदुस 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। नगर निर्माण योजना दुलवियरा 1 जेपीजी। इस सभ्यता की सबसे विशेष बात थी यहाँ की विकसित नगर निर्माण योजना। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने दुर्ग थे जहाँ शासक वर्ग का परिवार रहता था। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक उससे निम्न स्तर का शहर था जहां ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। इन नगर भवनों के बारे में विशेष बात यह थी कि ये जाल की तरह विन्यस्त थे, यानी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं और नगर अनेक आयताकार खंडों में विभक्त हो जाता था। ये बात सभी सिंधु बस्तियों पर लागू होती थी चाहे वे छोटी हो या बड़ी। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के भवन बड़े होते थे। वहां के स्मारक इस बात के प्रमाण हैं कि वहां के शासक मजदूर जुटाने और कर संग्रह में परम कुशल थे। ईंटों की बड़ी बड़ी इमारत देखकर सामान्य लोगों को भी यह लगेगा कि ये शासक कितने प्रतापी और प्रतिष्ठावान थे। मोहनजोदड़ो का अब तक का सबसे प्रसिद्ध स्थल है विशाल सार्वजनिक स्नानागार, जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। यह ईंटों के स्थापत्य का एक सुंदर उदाहरण है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। दोनों सिरों पर तल तक जाने की सीढ़ियां लगी हैं। बगल में कपड़े बदलने के कमरे हैं। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना है। पास के कमरे में एक बड़ा सा कुआं है जिसका पानी निकालकर हौज में डाला जाता था। हौज के कोने में एक निर्गम आउटलेट है जिससे पानी बहकर नाले में जाता था। ऐसा माना जाता है कि यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए बना होगा जो भारत में पारंपरिक रूप से धार्मिक कार्यों के लिए आवश्यक रहा है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ा संरचना है अनाज रखने का कोठार, जो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। हड़प्पा के दुर्ग में 6 कोठार मिले हैं जो ईंटों के चबूतरे पर 2 पांतों में खड़े हैं।
हर एक कोठार 15.23 मी लंबा तथा 6.09 मी चौड़ा है और नदी के किनारे से कुछ 1 मीटर की दूरी पर है। इन 12 इकाइयों का तल क्षेत्र लगभग 838.125 वर्ग मी है, जो लगभग उतना ही होता है जितना मोहनजोदड़ो के कोठार का। हड़प्पा के कोठारों के दक्षिण में खुला फर्श है और इस पर 2 कतारों में ईंट के वृत्ताकार चबूतरे बने हुए हैं। फर्श की दरारों में गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। इससे प्रतीत होता है कि इन चबूतरों पर फसल की दबनी होती थी। हड़प्पा में 2 कमरों वाले बैरक भी मिले हैं जो शायद मजदूरों के रहने के लिए बने थे। कालीबंगा में भी नगर के दक्षिण भाग में ईंटों के चबूतरे बने हैं जो शायद कोठारों के लिए बने होंगे। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि कोठार हड़प्पा संस्कृति के अभिन्न अंग थे। हड़प्पा संस्कृति के नगरों में ईंट का इस्तेमाल एक विशेष बात है, क्योंकि इसी समय के मिस्र के भवनों में धूप में सूखी ईंट का ही प्रयोग हुआ था। समकालीन मेसोपोटामिया में पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता तो है, पर इतने बड़े पैमाने पर नहीं जितना सिंधु घाटी सभ्यता में। मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली अद्भुत थी। लगभग हर नगर के हर छोटे या बड़े मकान में प्रांगण और स्नानागार होता था। कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे। घरों का पानी बहकर सड़कों तक आता, जहां इनके नीचे मोरियां, नालियां बनी थीं। अक्सर ये मोरियां ईंटों और पत्थर की सिल्लियों से ढकी होती थीं। सड़कों की इन मोरियों में नरमोखे भी बने होते थे। सड़कों और मोरियों के अवशेष बनावली में भी मिले हैं। धोलावीरा गुजराती धोलावीरा भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले की भचाऊ तालुका में स्थित एक पुरातत्व स्थल है। इसका नाम यहाँ से 1 किमी दक्षिण में स्थित ग्राम पर पड़ा है, जो राधनपुर से 165 किलोमीटर दूर स्थित है। धोलावीरा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष और खंडहर मिलते हैं और यह उस सभ्यता के सबसे बड़े ज्ञात नगरों में से एक था। भौगोलिक रूप से यह कच्छ के रण पर विस्तारित कच्छ मरुभूमि वन्य अभयारण्य के भीतर खादिरबेट द्वीप पर स्थित है। यह नगर 47 हेक्टेयर 120 एकड़ के चतुर्भुजीय क्षेत्रफल पर फैला हुआ था। बस्ती से उत्तर में मनसर जलधारा और दक्षिण में मनहर जलधारा है, जो दोनों वर्ष के कुछ महीनों में ही बहती हैं। यहाँ पर आबादी लगभग 2650 ईसा पूर्व में आरंभ हुई और 2100 ईपू के बाद कम होने लगी। कुछ काल इसमें कोई नहीं रहा, लेकिन फिर 1450 ईपू से फिर यहाँ लोग बस गए। नए अनुसंधान से संकेत मिले हैं कि यहाँ अनुमान से भी पहले 3500 ईपू से लोग बसना आरंभ हो गए थे और फिर लगातार 1800 ईपू तक आबादी बनी रही। धोलावीरा 5000 साल पहले विश्व के सबसे व्यस्त महानगर में गिना जाता था। इस हड़प्पा कालीन शहर धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 2021 चीन में संपन्न यूनेस्को की ऑनलाइन बैठक में शामिल किया गया है। यह भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल है। मार्च 2022 तक कोई नई साइट नहीं खोजी गई है, यह नवीनतम है। लोथल गुजराती लोथला प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है। लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना यह शहर भारत के राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है और इसकी खोज सन 1954 में हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस शहर की खुदाई 13 फरवरी 1955 से लेकर 19 मई 1956 के मध्य की थी। लोथल अहमदाबाद जिले के धोलका तालुका के गांव सरागवाला के निकट स्थित है। अहमदाबाद भावनगर रेलवे लाइन के स्टेशन लोथल भुरखी से यह दक्षिण पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लोथल अहमदाबाद, राजकोट, भावनगर और धोलका शहरों से पक्की सड़क द्वारा जुड़ा है, जिनमें से सबसे करीबी शहर धोलका और बगोदरा हैं। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। लोथल गोदी, जो कि विश्व की प्राचीनतम ज्ञात गोदी है, सिंध में स्थित हड़प्पा के शहरों और सौराष्ट्र प्रायद्वीप के बीच बहने वाली साबरमती नदी की प्राचीन धारा के द्वारा शहर से जुड़ी थी, जो इन स्थानों के मध्य एक व्यापार मार्ग था। उस समय इसके आसपास का कच्छ का मरुस्थल अरब सागर का एक हिस्सा था। प्राचीन समय में यह एक महत्वपूर्ण और संपन्न व्यापार केंद्र था, जहां से मोती, जवाहरात और कीमती गहने पश्चिम एशिया और अफ्रीका के सुदूर कोनों तक भेजे जाते थे।
मनकों को बनाने की तकनीक और उपकरणों का समुचित विकास हो चुका था और यहाँ का धातु विज्ञान पिछले 4000 साल से भी अधिक से समय की कसौटी पर खरा उतरा था। 1961 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने खुदाई का कार्य फिर से शुरू किया और टीले के पूर्वी और पश्चिमी पक्षों की खुदाई के दौरान उन वाहिकाओं और नालों को खोद निकाला जो नदी के द्वारा गोदी से जुड़े थे। प्रमुख खोजों में एक टीला, एक नगर, एक बाजार स्थल और एक गोदी शामिल है। उत्खनन स्थल के पास ही एक पुरातत्व संग्रहालय स्थित है जिसमें सिंधु घाटी से प्राप्त वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। यह सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह था। हमें उम्मीद है आप लोगों को भारत का इतिहास, भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास पसंद आए होंगे। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। यदि आपको फ्यूचर में कुछ बनना है तो ब्लाइंड टीचिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। सब्सक्राइब माय चैनल